ज्योग्राफी अध्याय 4 कृषि। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले आदि का भी निर्यात किया जाता है। क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? कृषि के प्रकार। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार के हैं। वर्तमान समय में भारत में विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, जिसे डाउ, और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। यह कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न कृषि है। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य फसल उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े के स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के हस्तांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। चूँकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता की कमी होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कृषि कहा जाता है। मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। झूम कृषि। कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न कृषि को मैक्सिको और अन्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में इसे कोनुको, ब्राज़ील में इसे रोका, मध्य अफ्रीका में इसे मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहा जाता है, वेनेजुएला में इसे कानुको कहा जाता है, ब्राज़ील में इसे रोका कहा जाता है, मध्य अफ्रीका में इसे मसोले कहा जाता है, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे कि मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में पोंडू कहा जाता है अथवा पेंडा भी कहा जाता है, ओडिशा में पामा डांबी या कोमान या बरीगा, ओडिशा में 3 नाम से जाना जाता है, पामा डांगी, कोमान या बरीगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिणी पूर्व राजस्थान में वालडे या वाल्टरे, हिमालयी क्षेत्र में खील, झारखंड में कुरुवा और उत्तर पूर्व में झूम आदि के नाम से जाना जाता है। चित्र 4.1। रीझा असम में डीफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर व जलाकर साफ करते देख आनंद का अनुभव करती है। वह प्रायः परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेत को सिंचित करने में सहायता करती है। वह अपने परिस्थान से लगाव रखती है, जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है, परंतु इस छोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़े की तलाश करनी होगी। क्या आप बता सकते हैं रीझा का परिवार किस प्रकार की कृषि कर रहा है? क्या आप उन फसलों के नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार की कृषि में उगाई जाती है? गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती जहाँ अधिक उत्पादकता के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है।
क्या भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां इस प्रकार की कृषि की जाती है? भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकांश पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, अतः कृषि भूमि पर अधिक दबाव पड़ रहा है। वाणिज्य कृषि, इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग में उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु ओडिशा में यह एक जीविका फसल है। क्या आप उन फसलों के कुछ उदाहरण दे सकते हैं जो एक प्रदेश में वाणिज्यिक फसल के रूप में और दूसरे प्रदेश में जीविका फसल के रूप में उगाई जाती है? रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एक एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ इंटरफेस है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्रायः सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, गन्ना, रबर, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में वहाँ कॉफ़ी की मुख्य रोपण फसलें हैं। चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, भारत के दक्षिणी भाग में केले की रोपण कृषि। 4.3 उत्तर पूर्व में बांस की कृषि, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शस्य प्रारूप, आपने भारत की भौगोलिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धति और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबिता होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल है। भारत में 3 शस्य ऋतु है जो इस प्रकार है: रबी, खरीफ और जायद। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती है। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य है। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा इस फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर-अक्टूबर में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में धान की 3 फसलें औस, अमन और बोरो बोई जाती है। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल जायद कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियां और चारे वाले फसल की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। मुख्य फसलें, मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति के अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि है। चावल, भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल से है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। चावल की कृषि, चावल का उत्पादन, प्रमुख क्षेत्र ये सब एरिया चावल उत्पादन में प्रमुख क्षेत्र है। गौण क्षेत्र, चावल का वितरण,
उत्पादक देश है। यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्चतम 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। धान, मैदान में कटाई के लिए तैयार चावल की फसल। चावल उत्तर और उत्तर पूर्व मैदानों में, तटीय क्षेत्रों में, डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए सामान्य रूप से वितरित 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं की कृषि। देश में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भागों में गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। मोटे अनाज मिलेट्स। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज है। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है परंतु इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरणतः रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर करती है। अधिकतर आंध्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। बाजरा, यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य है। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल काली, बलुआ और दोमट और उथली काली मिट्टी की अच्छी तरह से उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। मक्का, यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में प्रयोग होती है। यह एक खरीफ फसल है। बाजरे की कृषि। गेहूं भारत वाले इस क्षेत्रों में ज़्यादा उगाया जाता है। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, ये सब क्षेत्रों में प्रमुख क्षेत्र है गेहूं के लिए। इक्कीस डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेश जैसे उच्च पैदावार वाले बीजों, उर्वरक और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य है। मक्का की कृषि। दालें। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती है। तूर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती है? दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसल होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन रोटेटिंग में बोया जाता है। भारत के मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य है। खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, उपोष्ण और जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह चीन, गुड़, खांडसारी और साड़ी बनाने के काम में आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ने के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। गन्ने की कृषि। तिलहन। 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश था।
सन 2018 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व, कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत की उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। इसमें से अधिकतर खाद और खाना बनाने के प्रयोग में किए जाते हैं, परंतु इसमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन, श्रृंगार का सामान और उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। मैदान में कटाई के लिए तैयार मूंगफली, सूरजमुखी और सरसों। मूंगफली, सूरजमुखी और सरसों। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त राजस्थान और तमिलनाडु मूंगफली के अन्य मुख्य उत्पादक राज्य है। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों की फसल ऋतुओं में बोया जाता है। चाय की कृषि। चाय की पंक्तियों को चुनती श्रमिक महिलाएं। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्र में भली भांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्षा भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछार इसकी कोमल पंक्तियों के विकास में सहायक होती है। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पंक्तियां बागान में ही संसाधित की जाती है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र में असम, पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिले की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय और आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2018 में भारत विश्व में चाय के बाद चाय का दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश है, चीन के बाद भारत। कॉफ़ी। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में की जाती है। बागवानी फसलें। सन 2018 में भारत का विश्व में फसलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार की फसलें का उत्पादक है। भारतीय फसलों जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी, मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत मांग है। अखरोट, सेब और अनार के। भारत में मटर, फूलगोभी, प्याज, बंदा गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। सब्जियों की कृषि। मटर, फूलगोभी, टमाटर और बैंगन। मटर, फूलगोभी, टमाटर और बैंगन। अखाद्य फसलें। रबर भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबर एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। रेशेदार फसलें। कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। इसमें से पहली तीन मिट्टी के फसल उगाने से प्राप्त होती है और चौथा रेशम के कीड़े से कोकून से प्राप्त होता है जो मलबरी के पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन सेरीकल्चर कहलाता है।
कपास। भारत को कपास के पौधों के मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। दक्कन के पठार शुष्क भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्चतम तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है और इसे कपास की कृषि और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। महाराष्ट्र और गुजरात। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। जहाँ हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती है, इसके बढ़ने से समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और ओडिशा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग बोरिया, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की धातु बनाने में किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। जैसा कि पहले बताया जा रहा है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तनों के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है तथा इसकी गति मंद हो जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी और संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार लाने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि प्राप्त करने की प्राथमिकता दी गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बंटती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। भूमि सुधार के कानून को बने परंतु लागू करने में ढील की गई थी। 1960 और 1970 के दशक में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियाँ आरंभ की गई थी, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक सीमित रह गया। इसलिए 1980 तथा 1990 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित थी। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधानों और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थे। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, कृषि में प्रयोग होने वाली नवीन तकनीकी का उपयोग, बीमा योजना PAIS शुरू की। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्य की सरकार घोषणा करती है। किसान पोर्टल वेबसाइट पर इतना farmer.government.in कृषि, बागवानी, कृषि योजना आदि के बारे में जानकारी एकत्र करें। पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के लाभों के बारे में चर्चा करें। भूदान, ग्रामदान। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्हें उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पद यात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे, तब कुछ भूमिहीन गरीब किसानों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वायदा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे
सहकारी खेती करें तो भारत सरकार से बात करेंगे, उनके लिए ज़मीन मुहैया करवाएगी। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इसे भूदान के नाम से जाना गया। बाद में विनोबा भावे ने यात्रा की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश भी की। इसे ग्राम दान कहा गया, परंतु कुछ जमींदारों ने भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी का भी नाम दिया गया।